A very good morning to the students of class 12. This is our unit number 5, organizing, and this is our lecture number 13. So in last lecture we have discussed the meaning definitions of organizing. So today we are going to start with the process of organizing. Organizing involves a series of steps that need to be taken in order to achieve desired goals. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको हमें एज इट इज़ ही नीडेड टू बी टेकन इन ऑर्डर, जिनको हमें एज इट इज़ ही सीक्वेंस में ही, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो है उसी सीक्वेंस में ही हमें कैरी करना पड़ता है. और क्यों कैरी करना पड़ता है? टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स, ताकि हमें वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिटरमाइन किए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें. मैनेजमेंट में भी हम लोग शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर सेइंग कि मैनेजमेंट का भी जो मेन रोल प्ले है वो ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट से ही आएगा. यानी हर एक इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन का हर एक सिंगल पर्सन, हर एक एम्प्लॉय जो है वो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में ही अपना टारगेट लगा देता है. इन ऑर्गेनाइजिंग दिस इज़ द एक्चुअल स्टेप जहाँ पर हम उन प्लान्ड चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, वन बाय वन स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और एक्शंस को या उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए प्रोसीड करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ. जैसे सपोज़ करो कि किसी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में. ओके, मैंने उन 12 स्टूडेंट्स को इस तरीके से इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि कोई एक क्लास का मॉनिटर होगा, कोई एक क्लास में अच्छी ड्राइंग करना जानता होगा, कोई एक क्लास में अच्छे से डांस करना जानता होगा, कोई एक क्लास में अच्छे से सिंगिंग जानता होगा, कोई एक स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई एक स्टूडेंट क्लास का डफर और वीक स्टूडेंट होगा लेकिन स्पोर्ट्स में काफ़ी, एथलीट्स में काफ़ी अच्छा होगा. तो ये जो सारे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिल करके मेरी क्लास को रिप्रेजेंट करने में मेरी हेल्प करेंगे. सेम वेज ऑर्गेनाइजिंग में भी अलग अलग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे मिल करके क्या करते हैं, आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्प करते हैं. यानी कि मेरी क्लास के 12 स्टूडेंट्स की अलग अलग स्किल्स को मुझे अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करना है ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं. स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सी, मेरे पास कोई एक बहुत बड़ा टास्क है, बिग वर्क है, लेकिन उस बड़े काम को मैं कैसे करूँगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके. जब तक मेरा बहुत बड़ा एक काम को मैं छोटे छोटे बॉक्सेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगी, तब तक मैं उस बड़े से टास्क को देखती ही रहूँगी. वो पूरा पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो पाएगा. और ये अलग अलग काम को करने के लिए मुझे किन लोगों की ज़रूरत होगी, अलग अलग ही लोगों की ज़रूरत होगी. जैसे आप लोग फैमिली में भी देखते हो, जब भी कभी फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो हम फंक्शन के टाइम पर क्या करते हैं, सबके अंदर काम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. एंड दिस डिविजन ऑफ वर्क्स मेक्स आवर वर्क मोर ईजी, मोर सिंपल टू परफॉर्म. और उस ईजी टास्किंग की वजह से, उस काम के ईजी हो जाने की वजह से ही हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से भी होता है और मोर एक्यूरेसी, मोर एफिशिएंसी के साथ हम कर सकते हैं. सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था कि आइडेंटिफिकेशन. आपको सबसे पहले काम पहचानना है कि आपको काम करना क्या है. उसके बाद आपको काम को करना है डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट्स में, अलग अलग लोगों के बीच. और ये करना क्यों है, इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के इस स्टेप को प्रोसीड करते हैं तो इसके फ़ायदे क्या होंगे. सी, द वेरी फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द गोल्स प्लान. यानी हम अगर काम को डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे ना, जो हमारे गोल्स थे, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को क्या कर पाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करने के और ज़्यादा नज़दीक आ पाएंगे. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मैनेजेबल एक्शंस, मैनेजेबल एक्टिविटीज़. यानी कि मैनेजमेंट के लिए फिर ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि वो इंडिविजुअल्स को क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे. सोचो, सारा काम अगर एक ही इंडिविजुअल के पास आ गया, सारा का सारा काम सिर्फ एक ही इंसान को करना है,
तो वो कितने काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, उसके आउटपुट जो वो दे सकता है एफिशिएंसी के साथ वो भी वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लोगों में उस काम को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, वही काम अब बहुत ही अच्छे से होगा। नेक्स्ट अप इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वर्क का डुप्लीकेशन या यूं कहे एक ही काम 2 लोग 3 लोग 4 लोग ना परफॉर्म करें, इसीलिए वर्क का डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। हमने अगर कह दिया कि ए आप फूड को देखेंगे, बी आप डेकोरेशन को देखेंगे, सी आप स्टेज को देखेंगे, डी आप क्लोथिंग देखेंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे, कोई भी एक ही काम को 2 लोग नहीं करेंगे। वर्क का बर्डन डिक्रीज हो जाएगा। सी सारा का सारा काम, फूड हो, डेकोरेशन हो, स्टेज हो, क्लोथिंग हो, ये सारे के सारे काम एक ही इंसान करें और इन सारे कामों को अलग अलग 5 लोग करें, तो उसमें क्या होगा, वर्कलोड जो है आपका, वर्क का बर्डन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस स्टेप इज कि आपका कोऑर्डिनेशन जो है इंडिविजुअल्स का वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। सभी लोग एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से वेल कनेक्टेड होंगे और ये वेल कनेक्शन ही उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को उन्हें अचीव करने में हेल्प करेगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन। सी हमने वेरी फर्स्ट स्टेप में काम को डिवाइड कर दिया। जब हमने काम को डिवाइड किया तो अलग अलग लोगों में डिवाइड किया। इसका मतलब हमारे वो अलग अलग काम जो हमने अलग अलग लोगों में डिवाइड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या बन गए होंगे, डिपार्टमेंट्स भी बन गए होंगे। तो इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि जो सिमिलर जॉब, बात करूं कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जैसे मैं बात करूं कि सेल्स डिपार्टमेंट, जैसे मैं बात करूं कि R&D डिपार्टमेंट, आपका परचेज डिपार्टमेंट, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम किए जाते हैं। और ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं किस बेसिस पे किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट का मतलब है कि कई कंपनीज में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिल्ड होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि मैं कहूँ शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर भी बन रहा है, कंडीशनर के अलावा ऑयल भी बन रहा है, ऑयल के अलावा हेयर कलर्स जो होते हैं वो भी बन रहे हैं। तो अब इस कंपनी में क्या हुआ, अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन गए। जबकि कुछ कंपनीज में क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेज, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए। इनमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ काम को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करने का होगा। R&D डिपार्टमेंट का काम सिर्फ और सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजीज को एनहांस करके नए प्रोडक्ट्स को रिजुमिनेट करने का होगा। जबकि परचेज डिपार्टमेंट का टास्क होगा कि वो रॉ मटेरियल को कब परचेज करना है, किस तरीके से परचेज करना है, किन किन सर्कमस्टांसेस में कॉस्ट कटिंग हो सकती है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास में अपने अलग अलग तरीके के, अलग अलग स्किल्स के, अलग अलग लेवल्स के टास्क होंगे। जब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम को डिवाइड कर दिया, उसके बाद बात आती है कि डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ को भी इंडिविजुअल्स को क्या कर देना, असाइन कर देना। और उन ड्यूटीज़ को हम असाइन कैसे करेंगे, ड्यूटीज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू पोजीशन, पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे टॉप मैनेजमेंट पे है तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, मिडिल लेवल पे है तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, लोअर लेवल पर है तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। इसी तरीके से हम ड्यूटीज़ को क्या कर देंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट अप इज डिपार्टमेंट एंड इट्स हेड्स। हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड होगा। जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो उसका सुपरवाइजर होगा, उसका एक मैनेजर होगा। सेल्स डिपार्टमेंट का भी मैनेजर होगा जिसके अंडर उसकी सेल्स टीम काम करेगी, जिससे कि वो अपनी सेल्स टीम को कब, कैसे और किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके हम मैक्सिमम सेल जनरेट कर सकते हैं, वो सारे प्लान्स बनाएगा। R&D डिपार्टमेंट का भी एक हेड होगा जो ये बताएगा कि हमारी अभी प्रेजेंट में रिसर्च जो है वो क्या चल रही है, अगली रिसर्च हमें क्या करनी है। इसी तरीके से परचेज डिपार्टमेंट के भी अपने मैनेजर्स होंगे जो ये डिसाइड करेंगे, उनके एग्जीक्यूटिव्स को डायरेक्शंस देंगे कि कहाँ से और किस मैन्युफैक्चरर या किस सप्लायर से हमें मटेरियल खरीदना है, किस सप्लायर को कब पेमेंट करनी है। वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए हर डिपार्टमेंट के पास में एक एक क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, जो उस डिपार्टमेंट को क्या करेगा, पूरी तरह से कंट्रोल करेगा। ये हेड्स आपके डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अप इज बेस्ट फिटेड इंडिविजुअल। सी
ये बात तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपने ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग जब काम डिवाइड कर दिया, ड्यूटीज़ असाइन कर दी इंडिविजुअल्स को, तो उसके लिए बेस्ट फिटेड इंडिविजुअल्स को ही आप चूज़ करो। यानी कि जब कोई MBA इंडिविजुअल है तो उसको वॉचमैन का जॉब तो नहीं दे सकते, या फिर किसी 10th फेल को आप मैनेजर तो नहीं बना सकते। इसी तरीके से आपको चाहिए कि जो इंडिविजुअल बेस्ट सूटेबल इंडिविजुअल हैं उन्हीं को आप उस जॉब के लिए रखें जिस काम को वो अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है तो उसे इंजीनियरिंग पोजीशन पे ही होना चाहिए, अगर किसी ने MBA किया है तो उसे मैनेजमेंट पोजीशन पे होना चाहिए। इसी तरीके से हमें चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट फिटेड इंडिविजुअल्स को ही हम क्या करें, हायर करें उस जॉब, उस ड्यूटी के लिए जो कि उसी के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि जैसे सही इंसान को सही काम देना। लास्ट स्टेप इन आवर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। यानी कि जब हमने ड्यूटीज़ को असाइन किया तो उसके साथ ही साथ हमें सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिसाइड कर देनी है, सबके लिए अथॉरिटीज़ को भी डिसाइड कर देना है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ कह रही हूँ, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। हर एक इंसान के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास कुछ अथॉरिटीज़, कुछ राइट्स, कुछ पावर्स भी होंगी। जैसे अगर मदर को घर चलाने के लिए बोला गया है तो उसके लिए उसके हाथ में बजट या पैसे भी तो दिए गए हैं कि आप इन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। सेम बेस आपके मैनेजमेंट में अगर परचेज डिपार्टमेंट को टास्क दिया है कि वो प्रोडक्ट्स को खरीदे तो उसके पास में ये अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए कि आप अलग अलग कोटेशंस मंगवा सकते हैं अलग अलग सप्लायर से, किस सप्लायर को फाइनल करना है, किस सप्लायर को रिजेक्ट करना है। ABC में से उन सबको आप चूज करोगे। AC को रिजेक्ट करते हैं, A से थोड़ा सामान मंगवा के देखते हैं, B हमारा कंटिन्यूइंग सप्लायर है, हम B के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें उस कंसर्न पर्सन को देनी चाहिए, तभी जा करके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से निभा पाएगा। जब जिम्मेदारी दोगे तो पावर्स भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अप इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कर पाओगे। टॉप में कौन होगा, लोअर में कौन होगा, मिडिल में कौन होगा, इस तरीके से आप हर एक की सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। उससे कौन ऑर्डर देगा, कौन ऑर्डर लेगा, कौन काम करेगा, कौन किसके अंडर है, कौन किसके सुपीरियर है, ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। लास्ट थिंग जो इसमें आपको समाप्त करनी है दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। जो मैंने अभी अभी बताया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल वाले को डायरेक्शंस देगा, मिडिल वाला जो है वो लोअर वाले को डायरेक्शंस देगा, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम यूनिटी ऑफ कमांड। वो तभी पॉसिबल है जब आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को अच्छे से फ्रेम करेंगे। In today's lecture, we have discussed the steps of organizing process. The very first is identification and division of work. Second one is departmentalization. Third one is assignment of duties. Fourth is establishing report a relationship. That's it for the day, students. Thank you for watching.